हेडिंग डाल लो, हेडिंग डालिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, है ना। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक ना, KVIC। आज जिन चीजों को जानना है उसमें से एक क्या है, KVIC। हम लोग आजीविका का तीसरा यूनिट पढ़ रहे हैं, है ना। तीसरे यूनिट में हमको पढ़ना है आजीविका संवर्धन के लिए ग्रामोद्योग की भूमिका। और ग्रामोद्योग की भूमिका में हम लोग किसको जान रहे हैं, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के बारे में। अब इसको पढ़ना है तो इसको कुछ चीजों में बांट के पढ़ना है। सबसे पहला बात कि ये आखिर है क्या, क्या है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, है ना। तो समझिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग क्या है। तो यह भारत में खादी एवं ग्रामोद्योग के नियंत्रण, विकास, प्रचार एवं संगठन के लिए सर्वोच्च संस्था है। हमको कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है क्या, अगर पूछे तो क्या है। तो ये खादी एवं ग्रामोद्योग के लिए गठित संस्था है जो खादी एवं ग्रामोद्योग के विकास के लिए काम करेगी, खादी एवं ग्रामोद्योग के उत्थान के लिए काम करेगी, जितने भी खादी एवं ग्रामोद्योग होंगे उनका नियंत्रण करेगी, उनके लिए योजनाएं तैयार करने का काम करेगी और उनको संगठित रखेगी। ऐसी आयोग को ही क्या बोलेंगे, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। समझ में आया? ये इस चीज के लिए गठित सर्वोच्च संस्था है, समझ में आया? और ये जो है किसी मंत्रालय के अधीन काम करता है। इस मंत्रालय का क्या नाम है, तो इस मंत्रालय का नाम है MSME, ठीक, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक। इस आयोग के इस मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्था है ये खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। क्लियर बात? सबसे पहला बात कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है क्या, तो ये खादी एवं ग्रामोद्योग को नियंत्रण करने वाली संस्था है, उनको संगठित रखने वाली संस्था है, उनके विकास के लिए काम करने वाली संस्था है ना। और उनके लिए योजनाएं बनाने का काम भी करने वाली संस्था है। किसके अधीन काम करती है, तो MSME मंत्रालय के अधीन काम करती है। इस बात को भी ध्यान में रखना है, किसके अधीन काम करेगी, तो MSME मंत्रालय के अधीन काम करेगी। अगर इसका गठन देखें कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है ना, तो अगर इसका गठन देखें तो इसका गठन जो है ये हुआ है अप्रैल 1957 में, ठीक। इसका गठन कब हुआ है, अप्रैल 1957। डेट याद रखना है कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, अप्रैल 1957 में। और ये किसी एक्ट के अंतर्गत आया है, ये डायरेक्ट नहीं बना है। इसको बनाने के लिए पहले एक एक्ट पारित किया गया है जिसका नाम है KVIC एक्ट 1956, ठीक। KVIC एक्ट 1956 के तहत इसका गठन हुआ है। तो इसके लिए अधिनियम कौन सा लाया गया था पहले, ठीक, कौन सा एक्ट आया है, KVIC एक्ट 1956, ठीक। कब आया है, 1956 में, ठीक। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज एक्ट, ठीक, विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956। इस एक्ट के तहत किसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, खादी एवं ग्रामोद्योग का, ठीक। उस दिन हम लोग लिखे थे कि ग्रामोद्योग के प्रकार कितने हैं, 6 लिखे थे ना।
उसको भी बढ़ा करके 7 करिए। उसमें एक फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है वो छूट गया है, उसको भी लिख लीजिए। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, सीबीआई, सॉरी एफबीआई, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। इसके अंतर्गत आएगा बांस उद्योग, जैसे कागज होता है ना, कागज बनाना, ठीक, ये सब आएगा। लाख उद्योग, ठीक, बांस उद्योग, लाख उद्योग, ये छूट गया था उसमें, इसीलिए वो वाला वीडियो अपलोड नहीं किया गया कि 2 पॉइंट्स जो हैं ठीक ऊपर नीचे हुए। ये ध्यान में रहेगा। केवीआईसी एक्ट कब आया है? 1956 में। और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जो है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक, अच्छा हेडक्वार्टर से पहले देख लें कि इसकी प्रकृति कैसी है। प्रकृति कहने का मतलब है कि ये किस प्रकार का निकाय है। भारत में जितने भी आयोग बनते हैं वो या तो भारत सरकार के किसी कानून के द्वारा बनते हैं या फिर किसी उसको संविधान के किसी अनुच्छेद में उसका वर्णन किया रहता है। अगर अनुच्छेद के तहत गठित हो रहे हैं तो ऐसे आयोग संवैधानिक आयोग होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, ठीक। और जिनका गठन संविधान से इतर होता है, जो संविधान में नहीं बताया गया है, किसी कानून के तहत हो रहा है, जैसे ये केवीआईसी एक्ट के तहत हो रहा है, ये संसद द्वारा पारित कानून है ना। तो ऐसा आयोग कैसा होगा, किस प्रकृति का होगा? तो ये, ठीक, ये सांविधिक या सांविधिक न रहे तो वैधानिक लगाइएगा, ठीक। कैसा आयोग होगा ये? वैधानिक आयोग। क्लियर? जो किसी विधि के माध्यम से गठित हो उसको क्या बोलेंगे? वैधानिक। और जो संविधान के माध्यम से गठित हो वो संवैधानिक। सांविधिक है, संवैधानिक नहीं। सांविधिक बोले, वैधानिक बोले या संविधानेतर बोले, सबका एक ही मतलब है। संविधानेतर का मतलब है संविधान से इतर, जो संविधान में न लिखा हो तो वो क्या हो जाएगा? संविधानेतर। सांविधिक या वैधानिक कहने का मतलब जो किसी कानून के तहत गठित हो। तो किसी कानून के तहत बन रहा है ये, किसके तहत? केवीआईसी एक्ट 1956 के तहत बन रहा है, इसीलिए कैसा आयोग हुआ ये? सांविधिक आयोग हुआ। हाँ, सांविधिक या वैधानिक या संविधानेतर। इसका अगर मुख्यालय देखें कि हेडक्वार्टर कहाँ है ना, मुख्यालय कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई। हेडक्वार्टर ध्यान में रखना है कि केवीआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो केवीआईसी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। क्लियर बात? लेकिन इसके हेडक्वार्टर मुंबई में होने के अलावा इसके कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, क्षेत्रीय कार्यालय, ठीक, रीजनल ऑफिस भी हैं। कितने हैं? तो 6। कितने क्षेत्रीय कार्यालय? 6। अच्छा इधर देखो ना, लिखना बंद करो, थोड़ा देखो यहाँ बोर्ड पे। 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, आपको याद रखना है 6 क्षेत्रीय कार्यालय। कौन कौन से 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं? देखिए, इसमें से एक पूर्व में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। 4 दिशा में 4। पूर्व में कौन सा? तो पूर्व में कलकत्ता, ठीक। कहाँ होगा? कहाँ है पूर्व में? कलकत्ता में है, ठीक ना। पूर्व में कहाँ? कलकत्ता, ठीक। तो गेस करो पश्चिम में कहाँ होगा? कहाँ होगा? कहाँ होगा पश्चिम में? गेस करो ना, नहीं कर पा रहे हो? भारत का मैप नहीं जानते हो? जानते हो तो पश्चिम में कहाँ हो सकता है? अरे मुंबई, पगली छो। उत्तर में गेस करो कहाँ होगा? हाँ, उत्तर में कहाँ? दिल्ली। ये तो तुक्का लग गया, ठीक है ना। और दक्षिण में गेस करके देखो, बताओ कहाँ हो सकता है? 50 पैसा वाला चॉकलेट मंगा रहा हूँ, रुको। कहाँ होगा? बेंगलुरु में। कहाँ होगा? बेंगलुरु। इसी लिए पूछ रहा था, ठीक। दक्षिण में कहाँ? बेंगलुरु। उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में बेंगलुरु, पूर्व में कलकत्ता और पश्चिम में मुंबई। 4 हो गए। एक याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट में
नॉर्थ ईस्ट में कहाँ? गुवाहाटी। कहाँ? गुवाहाटी, असम। और एक बीच में, बीच में कहाँ होगा? बीच में भोपाल। समझ में आया? बीच में कहाँ? भोपाल। क्लियर? याद रहेगा? हाँ, रहेगा। तो उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में बेंगलोर, पूर्व में कलकत्ता, पश्चिम में मुंबई, फिर नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी और बीच में भोपाल। क्लियर है बात? अब देखिए इसके अध्यक्ष, ठीक। अच्छा, इसमें इसकी अगर संरचना देखें हम लोग, संरचना, तो इसमें टोटल 13 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होंगे? केवीआईसी में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे? 13। 13 सदस्य में से कुछ सदस्य आंचलिक होंगे। कैसे सदस्य होंगे? आंचलिक सदस्य। दूसरा, विशेषज्ञ सदस्य होंगे। कैसे सदस्य होंगे? विशेषज्ञ। और तीसरा इसमें होंगे पदेन सदस्य। कितने सदस्य? पदेन, ठीक। एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। क्लियर? तो कितने तरीके के सदस्य? 3। एक आंचलिक, दूसरे विशेषज्ञ और तीसरे पदेन सदस्य। आंचलिक सदस्य कितने? 6। विशेषज्ञ कितने? 4। और पदेन कितने? 3। टोटल कितने? 13 हो गए। आंचलिक सदस्य कितने? 6। और विशेषज्ञ कितने? 4। और पदेन कितने? 3। ठीक। अब आंचलिक सदस्य ध्यान में रखना है, आंचलिक में से एक पूर्णकालिक सदस्य होगा, जिसको कि हम लोग अध्यक्ष कहते हैं। क्लियर? इसकी संख्या कितनी होगी? 1। कितने आंचलिक सदस्य होंगे? तो उसमें पूर्णकालिक कितने? 1। और अंशकालिक कितने होंगे? तो अंशकालिक कितने बच गए? 5। एक अध्यक्ष होंगे और 5 सदस्य होंगे। आपको ध्यान में रखना है इसके अध्यक्ष कौन है। क्लियर? केवीआईसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक, केवीआईसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं मनोज कुमार। कौन है? मनोज कुमार। केवीआईसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मनोज कुमार है। इनका नाम ध्यान में रखना है कि केवीआईसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन? तो कौन है? मनोज कुमार है। ध्यान में रहेगा इनका नाम। ठीक। विशेषज्ञ सदस्य कौन कौन होते हैं? तो हालांकि इतना डिटेल क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी ध्यान में रख लीजिए। ठीक। एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के होंगे, मानव संसाधन विभाग के। दूसरा, विपणन विभाग का जो जानकार व्यक्ति होगा वो। तीसरा, ग्रामीण विकास विभाग का जो होगा वो। ठीक, ग्रामीण विकास विभाग का जानकार व्यक्ति, विपणन विभाग का जानकार व्यक्ति, मानव विकास संसाधन विभाग का जानकार व्यक्ति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जानकार व्यक्ति। ऐसा कितने? 4। कौन कौन से बोलो? एक, मानव विकास संसाधन ठीक का जानकार व्यक्ति। ठीक। दूसरा, विपणन विभाग का जानकार। फिर ग्रामीण विकास का जानकार व्यक्ति। और जैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जानकार व्यक्ति। बताइए, बात समझ में आया? कौन होगा सदस्य? इसके अलावा
3 पदेन सदस्य भी होंगे, एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होंगे, जिसमें से एक तो KVIC का CEO होगा। एक कौन होगा? KVIC, ठीक, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का जो CEO होगा वो पदेन सदस्य होगा। दूसरा, KVIC का वित्त प्रमुख होगा, जो भी वित्त विभाग का प्रमुख होगा इसका, वो भी इसका सदस्य होगा पदेन। और तीसरा, SBI, ठीक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, का जो राष्ट्रीय प्रमुख होगा वो। क्लियर? तो ये क्या होंगे? इनके सदस्य होंगे। ध्यान में रहेगा? नहीं रहेगा? रहेगा। एक तो कौन होगा? आंचलिक सदस्य, दूसरा विशेषज्ञ सदस्य, और तीसरा पदेन सदस्य। आंचलिक सदस्य कितने भागों में बांट दिए इसको? 2। एक जो पूर्णकालिक होगा और दूसरा अंशकालिक होगा, ठीक। इनकी संख्या टोटल कितनी होगी? 6। पूर्णकालिक सदस्य यही कौन होंगे? अध्यक्ष। कौन है वर्तमान में? मनोज कुमार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, बता रहा हूं मैं, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा आपसे कि कौन है वर्तमान में, ठीक, KVIC के अध्यक्ष कौन है? मनोज कुमार। क्लियर? इसके बाद विशेषज्ञ सदस्य कितने? 4। एक मानव विकास विभाग का प्रमुख जो भी जानकार हो, दूसरा विपणन विभाग का जानकार, तीसरा विज्ञान प्रौद्योगिकी का जानकार, और चौथा ग्रामीण विकास विभाग का जानकार व्यक्ति। और जो 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे उसमें एक SBI का प्रमुख, ठीक, एक जो है आपका KVIC का CEO और एक KVIC का वित्त विभाग का प्रमुख। अगर ऐसे हैं तो इनको मिला करके इसकी संरचना बनेगी। बताइए, बात समझ में आया है? सबसे पहला बात बताया कि क्या है ये संस्था, दूसरा गठन कब हुआ है, किस अधिनियम के तहत हुआ है, ठीक, हेडक्वार्टर कहाँ है, कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है, कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं और इसकी संरचना क्या है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अब देखिए इसके कार्य। अच्छा, इसको गठित करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखते हैं, फिर कार्य। तो उद्देश्य 3 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक सामाजिक उद्देश्य होगा, दूसरा आर्थिक उद्देश्य होगा, और तीसरा व्यापक उद्देश्य होगा। ध्यान में आ रहा है? सामाजिक उद्देश्य के तहत क्या करेंगे? ग्रामीण युवाओं को, ठीक, आत्मनिर्भर बनाएंगे, है ना। दूसरा, ग्रामीण युवाओं को, ठीक, उद्यमिता दे करके या फिर ग्रामोद्योग में लगा करके उनको आत्मनिर्भर बनाना है, पहला। दूसरा है आर्थिक उद्देश्य, उनके, ठीक, रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने का प्रयास करेंगे, है ना। उनके लिए आर्थिक गतिविधियां प्रदान करेंगे ताकि वो अपने लिए अर्थोपार्जन का कार्य कर सकें। और व्यापक उद्देश्य में, ठीक, उनके लिए बहुत सारे ऐसे सुविधाएं दी जाएंगी उनको जिसके तहत उनका लगातार विकास होता जाए। समझ में आया? इसके बाद अगला जो है क्या है? इसके कार्य। KVIC के कार्य क्या होंगे? KVIC के कार्य में याद रखना है, एक CPT, ठीक, क्या याद रखना है? CPT, ठीक, CPT, फिर GSF, CPT और GSF, याद रहेगा? CPT, GSF। C से कोऑर्डिनेशन, समन्वय। P से प्लान, T से ट्रेनिंग, G से गाइडेंस, ठीक, S से सप्लाई और स्टैंडर्ड, और F से फाइनेंस। बताइए, ध्यान में रहेगा? CPT, GSF, CPT और GSF। C से कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है?
इसका पहला काम होगा ग्रामोद्योग के लिए स्थापित जितनी संस्थाएं हैं सबके बीच क्या करके स्थापित रखे, समन्वय स्थापित रखे, कोऑर्डिनेशन बना के रखे, पहला काम होगा। दूसरा काम प्लान, ग्रामीण विकास के लिए, ठीक, ग्रामीण विकास में ग्राम उद्योग, बार बार ग्रामीण विकास निकल रहा है ना, ग्रामोद्योगों के विकास के लिए क्या करेगा, अलग अलग योजनाएं तैयार करेगा। और ग्रामोद्योग स्थापित करने वाले उद्यमी जो होंगे, ठीक, जो एंटरप्रेन्योर होंगे, उनको ट्रेनिंग दिलाने का काम करेगा। फिर गाइडेंस, जो भी उद्यम स्थापित करने वाले लोग हैं उनको परामर्श देगा, सहायता करेगा। फिर सप्लाई, ग्रामोद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा और ग्रामोद्योग से निर्मित जो उत्पाद होगा उसका मानक तैयार करेगा, स्टैंडर्ड बनाएगा कि उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। और फिर फाइनेंस, ग्रामोद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगा। समझ में आया? तो ऐसे 6 पॉइंट पकड़ के रखना है कार्य में। CPT GSF रहेगा। सी से कोऑर्डिनेशन, ग्रामोद्योग के लिए स्थापित सभी उद्योगों के लिए कोऑर्डिनेशन बना के रखेगा, ठीक, या समन्वय बना के रखेगा। पी से प्लान, प्लान से ग्रामोद्योग के लिए क्या करेगा, प्लान बनाएगा। फिर ट्रेनिंग, जो ग्रामोद्योग स्थापित करने वाले उद्यमी होंगे उनको ट्रेनिंग पहुंचाएगा। गाइडेंस, उनको क्या करेगा, उद्यमिता प्रशिक्षण देगा, ठीक, प्रशिक्षण के साथ साथ परामर्श भी देगा और सहायता करेगा, मार्गदर्शन करेगा। गाइडेंस का मतलब मार्गदर्शन देना। सप्लाई, सप्लाई में कच्चे माल की आपूर्ति करेगा ग्रामोद्योग के लिए और स्टैंडर्ड जो बना हुआ उत्पाद रहेगा उसका मानक तय करेगा, स्टैंडर्ड तय करेगा। और फाइनेंस, उनको वित्तीय सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगा। बताइए, बात समझ में आया? ध्यान में रहेगा? ये हो गए केवीआईसी के कार्य। उद्देश्य याद हुए 3, सामाजिक, आर्थिक और व्यापक। ये सेम उद्योग है ग्रामोद्योग की स्थापना के लिए। समझ में आया? और यही सेम उद्योग रहेगा किसका, आगे पढ़ने वाले हम लोग छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग, ठीक, छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग बोर्ड जो है CGKVIB, इसके बारे में। तो अब क्या पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के बारे में। CGKVIB, इसके बारे में जानना है। CGKVIB, सबसे पहला बात कि क्या है ये, है ना, सबसे पहला बात कि है क्या, KVIB क्या है, CGKVIB। तो यह छत्तीसगढ़ में ग्रामोद्योग की स्थापना, नियंत्रण एवं विकास करने वाली संस्था है, ठीक। क्या है ये, तो छत्तीसगढ़ में ग्रामोद्योग की स्थापना करवाएगी, ठीक, उनको नियंत्रण करेगी और उनके विकास के लिए काम करेगी। अगर देखें कि इसका गठन या स्थापना कब हुआ है, तो इसकी स्थापना 20 जुलाई 2001 को हुई है। कब हुई है? 20 जुलाई 2001। समझ में आया? स्थापना कब हुआ है? 20 जुलाई 2001 को। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से डेट पूछ सकता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। कब स्थापना हुआ है? तो 20 जुलाई 2001, ठीक ना। अगर इसके वर्तमान अध्यक्ष देखें, अध्यक्ष कौन है, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री राकेश पांडे जी, ठीक। कौन है? राकेश पांडे। और अगर इसके कार्य देखें तो कार्य वही होंगे जो KVIC के कार्य हैं। समझ में आया?
इसके कार्य क्या होंगे? तो कार्य वही सब होंगे जो केवीआईसी के कार्य हैं। दूसरा कार्य याद रखना है केवीआईसी के अलावा कि इसका महत्वपूर्ण कार्य है, इसका महत्वपूर्ण कार्य है शोषण रहित तथा समतामूलक समाज की स्थापना करना। इसका एक महत्वपूर्ण काम क्या होगा? शोषण रहित तथा समतामूलक समाज की स्थापना करना। समझ गए? तो ये हो गया सीजी केवीआईपी। ध्यान में रहेगा। केवीआईसी समझ में आया, केवीआईबी समझ में आया, दोनों समझ में आया है। किसी तरीके का सवाल है दोनों से तो पूछिए, किसी तरीके का कोई सवाल है पूछिए। नहीं है? आगे बढ़े? अरे हाँ नहीं बोलो, हाँ? बढ़े? कॉपी को बंद तो करो। इसके चक्कर में, छापने के चक्कर में मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। क्या करोगे? उस पोथी को कहाँ लेके जाओगे बताओ मेरे को? है? यहां पे होना चाहिए ना? है? लास्ट में तो मिल ही रहा है छापना। अब मैं तो जितना बोलता हूं उतना लिख देता हूं बोर्ड पे, है ना? तो बात वही है, जब बता रहा हूं तो उसको ध्यान से सुनिए ताकि याद हो। अब देखिए, इतना पढ़ लिया ना। अब इसके बाद हमको समझना किसके बारे में है? हमको समझना है कि ग्रामोद्योग के स्थापना के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, सरकारी प्रयास, उनको जानना है। तो समझिए, ग्रामोद्योगों के विकास के लिए प्रयास। क्लियर? ग्रामोद्योगों के विकास के लिए प्रयास, क्या क्या प्रयास है? तो ग्रामोद्योगों के विकास के लिए दो तरीके के प्रयास किए जाएंगे। कितने तरीके के? दो तरीके के, एक और ये दूसरा। पहला होगा कि संस्थागत प्रयास करें, ठीक? ग्रामोद्योगों की स्थापना के लिए अलग अलग तरीके की संस्थाएं बनाएं। पहला तो ये काम कर सकते हैं। दूसरा, योजनागत प्रयास कर सकते हैं। मतलब ग्रामोद्योगों की स्थापना के लिए नई नई योजनाएं चलाएं, स्कीम्स लेकर के आए, पॉलिसीज लेकर के आए। तो दो तरीके की ठीक प्रयास हो सकते हैं, एक संस्थागत और दूसरा योजनागत। संस्थागत प्रयास को भी दो भागों में बांट सकते हैं। एक केंद्र सरकार के संस्थाएं, है ना, जो केंद्र सरकार इस्टेब्लिश कर रही है, और दूसरा राज्य सरकार के प्रयास होंगे, राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्थाएं, है ना। तो एक संस्था हो सकता है जो किससे इस्टेब्लिश हो? राज्य से। और एक हो सकता है जो किससे इस्टेब्लिश हो? केंद्र से। योजनागत प्रयास भी दो तरीके के हो सकते हैं। एक केंद्र स्तर की योजनाएं हो सकती हैं और दूसरा राज्य स्तर की योजनाएं हो सकती हैं। क्लियर? कौन कौन से स्तर की? केंद्र स्तर और राज्य स्तर की योजनाएं हो सकती हैं। केंद्र स्तर की संस्थाएं अगर देखें, कौन से स्तर की? केंद्र स्तर की संस्थाएं। तो केंद्र स्तर की संस्थाओं में ध्यान दीजिए, ठीक? डेट याद करना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है 1947।
1947 में इस्टेब्लिश हुआ है CIB, CBI नहीं, CIB। CBI भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, याद होना चाहिए, CIB। ठीक, फिर 1954, बता रहा हूं आगे CIB क्या है, SIDB। 1954 में SIDB, CIB, SIDB, बीच में S और D आ गया। ठीक, CIB और SIDB। 1955 में NSICL। कब? 1955 में। 1956 KVIC एक्ट। 1957 में KVIC का गठन हुआ और 2 अप्रैल 1990 SIDBI का गठन, सिडबी कब? 1990। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट ना पूछेगा। ठीक, CIB मतलब कॉटेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, ठीक, क्या है CIB? कॉटेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। क्लियर? कॉटेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, CIB कब स्टैब्लिश हुआ है? 1947 में। SIDB स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक, लघु उद्योग विकास बोर्ड। ध्यान में रहेगा, लैंग्वेज दोनों रहेगा पेपर में, जो ना याद आ जाए छोड़ना नहीं है, टिक मारना ही है। SIDB लघु उद्योग विकास बोर्ड। ठीक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड, 1954। डेट याद रहेगा। 1955 NSICL। ठीक, राष्ट्रीय लघु उद्योग ठीक निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड। क्लियर? ये कब आया है? 1955। 1956 में KVIC एक्ट, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग एक्ट। ठीक, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956। और KVIC इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? तो अप्रैल 1957। अभी जस्ट देखें, 2 अप्रैल 1990 SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, रहेगा याद? लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया, ये है इसका पूरा नाम रहेगा। इसका हेडक्वार्टर पूछेगा आपसे कहाँ है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? लखनऊ में। ध्यान में रखना है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? लखनऊ। SIDBI का हेडक्वार्टर कहाँ? लखनऊ। ध्यान में रहेगा, SIDBI हेडक्वार्टर कहाँ? लखनऊ। क्लियर है? हेडक्वार्टर लखनऊ में SIDBI। और क्या ध्यान में रखना है? KVIC। ये केंद्र सरकार द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं। क्लियर? राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्थाएं कौन कौन सी हैं देखिए, तो राज्य सरकार द्वारा
स्थापित संस्थाएं, जिसमें से एक, तो अभी हम लोग देखें KVIB, देखिए हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? रायपुर। कहाँ है हेडक्वार्टर इसका? रायपुर में। कब हुआ है गठन? 20 जुलाई 2001 को। दूसरा याद रखना है आपको, शबरी एम्पोरियम, सुने हो नाम? नहीं सुने हो? शबरी एम्पोरियम नहीं सुने हो? छत्तीसगढ़ में जितने भी काष्ठ शिल्प हैं या काष्ठ शिल्प, लकड़ी से बने हुए शिल्प कला, समझ गए? अभी भी नहीं समझ में आया? हैं? समझ गए? अरे लकड़ी से अलग अलग तरीके का डिजाइन नहीं बनाते हैं, हाँ, उसको बेच, काष्ठ शिल्प, ठीक। लौह शिल्प, मेटल से बना हुआ जो शिल्प होगा, जैसे ढोकरा शिल्प, घड़वा शिल्प, इन सब चीजों को बेचने के लिए जो दुकान बनाया गया है वो क्या है? शबरी एम्पोरियम। जाओगे ना, अभी आकाशवाणी चौक है ना, उसके जस्ट उस पर शबरी एम्पोरियम। और खादी एवं ग्रामोद्योग देखना है, ठीक, इसके लिए दुकान तो घड़ी चौक में जो यातायात केंद्र है ना, उसके जस्ट बगल में देखने मिलेगा। समझ में आया? शबरी एम्पोरियम छत्तीसगढ़ के 19 जिलों में है। कितने जिलों में है? 19 जिलों में संचालित है। तीसरा याद रखना है आपको, तीसरा याद रखना है माटी कला बोर्ड। माटी कला बोर्ड, क्लियर? क्या याद रखना है? माटी कला बोर्ड, ठीक। इसकी स्थापना 2013 में हुई है, क्लियर? सॉरी 2012 में हुई है। कब हुई है? 2012। माटी कला बोर्ड कब? 2012। इसके बाद याद रखना है शिल्प कला बोर्ड। शिल्प कला बोर्ड, छत्तीसगढ़ शिल्प कला बोर्ड, इसकी स्थापना 2001, ठीक। फिर याद रखना है आपको हैंडलूम एम्पोरियम। क्या याद रखना है? हैंडलूम एम्पोरियम। हैंडलूम एम्पोरियम जो है ये छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में है। कितने जिलों में? 4 जिलों। कौन कौन से 4 जिले? तो एक राजनांदगांव, फिर भिलाई, ठीक, भिलाई, फिर रायपुर और कोरबा। समझ में? ऐसे कितने? 4। ससुरे बस्तर, ठीक, कोरबा, कितने? 4, ठीक ना। इसके बाद यहां याद रखना है आपको केश शिल्पी बोर्ड। कौन सा बोर्ड? केश शिल्पी बोर्ड, बाल काटने वाले लोगों का विकास करने के लिए ही बोर्ड है, केश शिल्पी बोर्ड। इसके अध्यक्ष याद रखना है, अभी नए चेंज हुए हैं, इनका नाम है मोना सेन। सुने हो? रायपुर हिलाए मोना रे, हैं? कार्गो जींस वाला, नहीं सुने होगा ना? वही है ये, ठीक ना। कौन? मोना सेन, नाम याद रहेगा। केश शिल्पी बोर्ड है। अरे सेन समाज के से आती है ना, ठीक ना, इसीलिए इनको क्या बनाया है? इस बोर्ड का अध्यक्ष, ठीक। फिर एक याद रखना है छत्तीसगढ़ सहकारी दुग्ध विकास केंद्र मर्यादित, ठीक। इनके कौन है? इनके हैं केदारनाथ जी। कौन है? केदारनाथ गुप्ता, ठीक। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड है। और भी बहुत सारे, लेकिन इतना तो कम से कम ध्यान में रहे आपको, रहेगा। छत्तीसगढ़ सहकारी दुग्ध विकास केंद्र मर्यादित, ठीक। इसके कौन है? केदारनाथ, ठीक। ये राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं।
समझ में आ रहा है? हाँ, कि पार हो जा रहा है? हाँ? बहुत सारा डेटा हो जा रहा है क्या? हाँ? अरे हाँ नहीं तो बोलो। समझ में आ रहा है कि एकदम ऐसा लग रहा है लीक से हट के पढ़ रहे हैं कुछ? हाँ? ऐसा तो सुने ही नहीं थे कभी। ऐसा थोड़ी हो रहा है। आओ भी ना, तेल घानी बोर्ड है, ठीक, उसको भी जानना पड़ेगा आपको। अक्षय ऊर्जा केंद्र का बोर्ड, ये सब छत्तीसगढ़ में पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, जब छत्तीसगढ़ पढ़ते रहेंगे ना तब। लेकिन इसका मैं कौन कौन चेंज हुए हैं, नए कौन बने हैं, उसको डाला हूं ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे। जरूर देखना, उसको रट के रखे रहना। एक क्वेश्चन तय है उससे, लगभग 20 ठो आयोग होगा, 30 ठो, 30 में से एक प्रश्न एकदम तय है कि आएगा ही आएगा। समझ में आए? जिसमें सबसे प्रबल संभावना किसका है? तो खादी एवं ग्रामोद्योग विकास बोर्ड जो है ना, इसके कौन अध्यक्ष है? ठीक, इसका मेन है कि इसका आने की संभावना सबसे ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकियों को नहीं पूछेगा ना, उनको भी पूछ सकता है। तो एक बार जरूर देखना, नोट करके रखे रहना, पढ़ के याद रखना उसको। ठीक है? कौन है बताओ तो? CGKVIB के अध्यक्ष राकेश पांडे जी, ठीक ना? चलो, ये हो गया। अब देखिए योजनागत प्रयास। योजनागत प्रयास है ना? योजनागत प्रयास किस किस स्तर पे? एक केंद्र स्तर पर, और दूसरा राज्य स्तर पर। केंद्र और राज्य। केंद्र स्तर पर क्या है? तो केंद्र स्तर पर याद रखिएगा, इसके लिए एक योजना शुरू की गई थी, इसका नाम है PMEGP, ठीक, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। और राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है CG, ठीक, CM, ठीक, CM एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, CMEGP, ठीक। एक PMEGP और दूसरा CMEGP, ध्यान में रहेगा। PMEGP और CMEGP क्या है? जैसा PMEGP है एग्जैक्ट सेम वैसा ही क्या है CMEGP। तो एक को पढ़ेंगे, दूसरा आपको समझ में आ जाएगा, है ना? PMEGP क्या है? तो जो लोग भी ग्रामोद्योग की स्थापना करना चाहते हैं, या ठीक ऐसे लघु एवं सूक्ष्म उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, ठीक, उनको क्रेडिट मिलेगा, ऋण मिलेगा इसके तहत, और सब्सिडी भी मिलेगा। क्रेडिट के साथ साथ सब्सिडी। तो ये जो है एक तरह का क्रेडिट लिंकेज योजना है, जो लोगों को दिया जाएगा किसकी तरफ से? सरकार की तरफ से, है ना? किसके लिए? नए उद्यम स्थापित करने के लिए। नया उद्योग अगर स्थापित करना है तो उसके लिए। समझ में आया? और ये पहले चल रही 2 प्रकार की योजनाएं थी। एक प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट स्कीम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, और दूसरा ग्रामीण रोजगार सृजन योजना, ठीक। ये ठीक है, ये रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन योजना, ठीक है, स्कीम या फिर योजना। ग्रामीण, ऐसे लिख लो इसको, एस ही लिख लो, वाई कहाँ लिखेंगे? ये भी एस और ये भी एस, स्कीम्स, ठीक है। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, ग्रामीण रोजगार सृजन योजना। पहले ये 2 अलग अलग योजनाएं चल रही थी, जिनको 2008 में संगठित करके एक योजना बनाया गया, और योजना का नाम क्या रखे? PMEGP, क्लियर? प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस योजना के तहत क्या होगा तो बताया मैं, ऋण दिया जाएगा उद्योग स्थापित करने के लिए, है ना? और ऋण कैसे दिया जाएगा?
तो ऋण सब्सिडी के माध्यम से दिया जाएगा आसान किस्तों में भरने के लिए। कितने वर्षों के लिए? 7 वर्षों के लिए ऋण दिया जाएगा, जिसमें अधिकतम 35% अनुदान दिया जाएगा। 35% क्या होगा? ग्रांट होगा। और बाकी जो अमाउंट है वो लोन होगा। 65% लोन मिलेगा। ठीक, कितना मिल सकता है लोन? मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक लोन मिल सकता है। ठीक, कितना मिल सकता है? 25 लाख। लेकिन अलग अलग सेक्टर में मिलेगा। इतना लोन जो है ये अलग अलग सेक्टर में मिलेगा। कौन कौन सा सेक्टर में? तो एक सेक्टर होगा आपका, इसको बोलेंगे निर्माण क्षेत्र, ठीक, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दूसरा सेवा क्षेत्र में मिलेगा, सर्विस सेक्टर में। समझ में आया? निर्माण क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख और सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रुपए तक मिल सकता है। क्लियर? अब ये जो 25 लाख रुपए मिल रहा है या 10 लाख रुपए मिल रहा है, इसमें ठीक कितना परसेंट? 35% सब्सिडी है और 65% ही आपको क्या करना है? वापसी करना है। समझ में आया? कितने साल में? 7 साल में, और बहुत ही कम ब्याज दर रहेगा। क्लियर? लेकिन इसमें भी कुछ बातें हैं जिसको हम लोग लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक ना? सबसे पहला देखते हैं क्या है? PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो सबसे पहला बात तो इसका फुल फॉर्म ही याद रखिए, पूछ सकता है आपसे कि क्या है इसका पूरा नाम। तो प्रधान मंत्री रोजगार सृजन योजना, है ना? प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, है ना? समझ में आया? ये क्या है इसका फुल फॉर्म। इसकी शुरुआत कब से हुई है? कब से स्टार्ट हुआ? अरे हाँ नहीं तो बोलो। मारे मुर्दा, जाग जाओ ना नींद से। जब पूछो तो कम से कम जाओ, रिप्लाई क्या करो। ऐसा लग रहा है मुर्दे लोग को पढ़ा रहा हूं। कब हुआ है शुरू? हाँ, अभी कैसे निकला आवाज? ठीक, अच्छा आपने बिजी। कब हुआ है? 2008 में। ठीक, और इसके तहत कौन कौन सी योजनाओं को मर्ज किया गया है? कौन कौन सी योजनाओं को मर्ज किया गया है? तो एक प्रधान मंत्री रोजगार योजना, एक तो ये योजना थी। दूसरा ग्रामीण रोजगार सृजन योजना। इन दोनों योजनाओं को क्या कर दिए? मर्ज कर दिए। ठीक, और इन दोनों योजनाओं को मर्ज करके क्या बना दिए? क्या है इस योजना में? अगर देखें क्या है तो ध्यान रखें, यह एक सब्सिडी आधारित क्रेडिट लिंकेज योजना है ना? जिसके तहत ग्रामीण युवाओं को सस्ते ब्याज दरों पर सब्सिडी के साथ उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ठीक, ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। कराया जाता है। ठीक है,
क्या कराएंगे, ऋण उपलब्ध कराएंगे। और किनको कराएंगे, युवाओं को। ठीक, देखिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। समझ में आ गया बात। दूसरा महत्वपूर्ण बात, इसके तहत क्या प्रावधान किए गए हैं। क्लियर, क्या प्रावधान है इसके तहत। अच्छा, अभी तक जो बातें बताया समझ में आया है कि नहीं आया है। तो प्रावधान देखिए, सबसे पहला प्रावधान, इसके तहत अधिकतम 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। कितना ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, 25 लाख। दूसरा बात, इसके तहत ऋण 2 क्षेत्रों में दिया जाएगा। कितने क्षेत्रों में, कौन कौन से, निर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। अगर निर्माण क्षेत्र में उद्योग स्थापित करना है तो कितना, 25 लाख रुपया मैक्स। ठीक, अधिकतम कितना देंगे, 25। सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपया मैक्सिमम। समझ में आया, इतना पैसा देंगे स्थापित करने के लिए। तीसरा बात देखिए, तीसरा बात, इसके तहत अंशदान। ठीक, निजी अंशदान। ठीक, निजी अंशदान भी लगेगा, कुछ मार्जिन मनी भी लगेगा, मार्जिन मनी मिलेगा, और कुछ ऋण की सुविधा होगी। क्लियर, क्या होगी, ऋण की सुविधा। अब बात यह है कि अंशदान क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। अंशदान, ठीक, ये लागत है। अंशदान कहने का मतलब लागत, जो निजी व्यक्ति को लगाना है, निजी व्यक्ति को वहन करना है। जो किसको वहन करना है, निजी व्यक्ति को, जो लगा रहा है। ठीक, जो ऐसा उद्योग स्थापित करने का सोच रहा है उसको वहन करना है अंशदान। कितना, देखिए, तो अगर कोई जनरल कैटेगरी का है, सामान्य वर्ग का, और मेल है तो उसको 10%, और जनरल मेल को छोड़ करके कोई भी कैटेगरी का है, एसटी, एससी, ओबीसी या फीमेल। ठीक, एसटी, एससी, ओबीसी या जनरल फीमेल भी। ठीक, इनको कितना मिलेगा, 5%। 5% अंशदान पे कर सकते हैं। जैसे 10 लाख रुपए लगाना है तो 10 लाख का 5% 50,000 रुपये, 50,000 रुपये लगाएंगे तो इनका उद्योग शुरू हो सकता है। ठीक, दूसरा मार्जिन मनी, या फिर इसे क्या बोलेंगे, सब्सिडी। सब्सिडी कितना मिलेगा, तो फिर से वही बात है, एक जनरल और दूसरा जो बचे हुए लोग हैं। ठीक, जनरल मेल और फिर जो बचे हुए हैं। ठीक, इनको छोड़ के जनरल मेल को कितना, 25% सब्सिडी, और अन्य को 35%। लेकिन पेपर में आएगा ना 35% मारना है टिक। अधिकतम जो मिल रहा है ना उसी अमाउंट को टिक लगाना है। जब तक कैटेगरी में ना पूछे कि कितना मिलेगा तब तक नहीं मारना 25%। समझ में आया, कितना मारेंगे। और इसके बाद तीसरा, इसमें क्या मिलेगा, लोन भी है ना। ऋण कितना है इसमें, तो 65%। टीकेएच लगाना है। अगर कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे तो जनरल को 75% ऋण रहेगा और जो बचे हुए हैं उनको 65% ऋण रहेगा। समझ में आया, कितना, 65%। यही है ना। अगर
35% अनुदान दे रहे हैं, तो बचा हुआ अमाउंट कितना है, इसलिए 65% मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट को टिक लगा, इसमें किसको लगाना है, 65% को। ज्यादा लोगों को क्या मिल रहा है, 65%। समझ में आया। अब इसके बाद इसमें याद रखना है कि समय सीमा कितनी होगी, ऋण भुगतान की समय सीमा कितनी, 7 वर्ष। और कैसे भुगतान करना है, तो किस्तों में करना है, ठीक, आसान किस्तों में, ठीक है, ये भुगतान करना है। क्लियर। अब जो उद्योग स्थापित होंगे, है ना, उद्योग स्थापित होंगे, इसमें भी देखना है कि क्या शैक्षणिक योग्यता लगेगी। शैक्षणिक योग्यता कितनी लगेगी, तो देखिए शैक्षणिक योग्यता, अगर एक लगाना है आपको निर्माण क्षेत्र का उद्योग, और दूसरा आप लगा सकते हैं सेवा क्षेत्र का उद्योग, है ना, निर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। निर्माण क्षेत्र में अगर 10 लाख तक लोन ले रहे हैं, 10 लाख तक का लागत लग रहा है, और दूसरा हो सकता है 10 लाख से अधिक का लागत हो। सेवा क्षेत्र में भी वैसे ही 5 लाख तक लागत हो सकता है, या 5 लाख से अधिक लागत हो सकता है। अगर 10 लाख से अधिक 10 लाख तक लागत है, तो इसके लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं चाहिए, 0, 0/सन्नाटा, ठीक ना। शैक्षणिक योग्यता की डिमांड नहीं, साक्षर होना आवश्यक नहीं। लेकिन 10 लाख से ऊपर का लोन चाहिए, या 10 लाख से अधिक का क्या कर रहे हैं आप, ठीक, उद्योग स्थापित कर रहे हैं निर्माण क्षेत्र का, मतलब 25 लाख तक जा रहे हैं, तो आपको कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। 8वीं पास, समझ में आया। 10 लाख तक में फिर वही 0 लिख रहा हूं मैं असाक्षर नहीं लिख रहा हूं, ठीक ना, आप लोग बढ़िया से लिख लीजिएगा। और 5 लाख तक है तो फिर वही कितना, 8वीं पास। समझ में आया कि नहीं, आ गया। तो निसंदेह आप लोग तो माशाल्लाह इससे कहीं ज्यादा हो, नहीं हो, है, और इससे ज्यादा हो तो आपको तो ज्यादा लोन मिलेगा, ठीक ना, बड़ा उद्योग स्थापित कर सकते, नहीं कर सकते। समझ में आ गया इतना। इसके बाद देखो, इसके बाद जो CMEGP है ना, इसमें कितना, तो निर्माण क्षेत्र में इसमें कितना लोन मिल सकता है, अधिकतम 3 लाख, और सेवा में कितना मिल सकता है, अधिकतम 1 लाख तक, ठीक ना, इतना लोन मिल सकता है। अंशदान कितना होगा इसमें, तो अंशदान जनरल का कोई भी हो 10%, और जो बचे हुए हैं उनको 5%। समझ में आया। अब इसके लिए एक लास्ट पॉइंट ध्यान में रखिएगा, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग कितने का, तो 2 हफ्ते का, 2 वीक्स का। कितना ट्रेनिंग मिलेगा, 2 सप्ताह का ट्रेनिंग दिया जाएगा इनको इसके लिए। समझ में आया है, नहीं आया, बढ़िया से कि नहीं है? आया है ना, है? अब नहीं घुसेगा दिमाग में। तो यहां पर ये चैप्टर समाप्त भी हो गया, ठीक है। जो यूनिट हम लोग शुरू किए थे, थर्ड यूनिट यहां पे होता है समाप्त। इतना ही, जितना बताया ना इतना ही जानना है। इतना जानोगे आराम से पेपर में बनेगा, ठीक है। दोनों में समान।